और इस वक्त एक बड़ी खबर और दुखद खबर, नहीं रहे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी। 84 साल के उम्र में आखिरी सांस ली। लंबे समय से प्रणब मुखर्जी बीमार थे और आज उन्होंने अंतिम सांस ली। ये इस वक्त की बड़ी खबर और दुखद खबर। दिल्ली स्थित सेना अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। फेफड़ों में संक्रमण की वजह से सेप्टिक शॉक हुआ था और लगातार उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही थी और आखिरकार उन्होंने दम तोड़ दिया, आखिरी सांस ली 84 साल की उम्र में। 2012 से 2017 के बीच भारत के 13वें राष्ट्रपति रहे। भारत रत्न से भी नवाजे गए। 84 साल की उम्र में आखिरी सांस ली पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी। देश में तमाम दौर को उन्होंने देखा। 80 के दशक से लेकर, या हम यूं कहें कि 70 के दशक से लेकर अब तक लगातार कई दौर देखे, कई सरकारें देखी, खुद कई मंत्रालयों को संभाला था, फिर राष्ट्रपति भी रहे। 2012 से 2017 के बीच भारत के 13वें राष्ट्रपति और उसके बाद फिर भारत रत्न से उन्हें नवाजा भी गया। उनके कार्यों को देखते हुए जो राजनीतिक क्षेत्र में या फिर सामाजिक क्षेत्र में उन्होंने तमाम ऐसे काम किए, उनके लिए भारत रत्न से सम्मान से नवाजा भी गया था। और आज हमें छोड़कर प्रणब मुखर्जी चले गए, आखिरी सांस ली, नहीं रहे प्रणब मुखर्जी। ये बड़ी खबर, ये दुखद खबर। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया। लंबे समय से बीमार थे प्रणब मुखर्जी। 2012 से 2017 तक देश के राष्ट्रपति रहे, 13वें राष्ट्रपति, और काफी तबीयत बिगड़ने के कारण उन्हें सेना अस्पताल में भर्ती भी कराया गया था। इसी महीने प्रणब मुखर्जी की ब्रेन सर्जरी भी हुई थी और फेफड़ों में संक्रमण लगातार बढ़ता गया, सेप्टिक शॉक हुआ था। ब्रेन सर्जरी के बाद से ही लगातार उनकी हालत खराब थी और आज उन्होंने आखिरी सांस ली। ये बड़ी खबर। और साल 2020 में एक और बड़ी हस्ती, बड़ी शख्सियत हमारे बीच नहीं रहे। 84 साल की उम्र में आखिरी सांस ली देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने। वित्त मंत्री के तौर पर भी वो रहे मनमोहन सरकार में, और उससे पहले ये कहा भी जाता था कि कांग्रेस पार्टी के संकट मोचक उन्हें कहा जाता था प्रणब मुखर्जी को, क्योंकि जब भी कांग्रेस के सामने कोई भी विपदा आती थी, मुसीबत आती थी, तो कांग्रेस के नेता प्रणब दा को ही याद करते थे। और ये हमेशा से माना जाता रहा कि किसी भी परिस्थिति में प्रणब मुखर्जी बेहद शांत, सरल तरीके से, सहज तरीके से उस परिस्थिति का सामना करते थे, समाधान निकालते थे, और यही एक खूबी उनमें थी। इसके अलावा जो मौजूदा राजनीति है या इससे पहले की राजनीति, तमाम नेताओं, या हम यूं कहें कि 3 पीढ़ियों के नेताओं से उनका रिश्ता बेहद मधुर रहा। चाहे वो विरोधी हो या समर्थक हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई भी पार्टी हो, किसी भी पार्टी के नेता प्रणब मुखर्जी को बेहद सम्मान से हमेशा से देखते रहे और सभी पार्टी के नेताओं से उनका रिश्ता हमेशा से मधुर रहा। कभी भी उनकी शैली में, भाषण शैली में या बोलचाल में गुस्सा या कहीं भी तनाव नजर नहीं आता था। हमेशा से सौम्य, सरल, सहज दिखने वाले प्रणब मुखर्जी देश के 13वें राष्ट्रपति भी रहे और उस दौरान भी कई उनके लिए फैसले इतिहास में दर्ज हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात अब पुलिस के खिलाफ गुस्से की। बांका की लापरवाह पुलिस के खिलाफ आज लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे और घंटों सड़क जाम कर हंगामा किया। पुलिस के खिलाफ पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी सड़क पर उतरी थीं। काफी देर बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने हंगामे को शांत कराया। दरअसल लोगों का गुस्सा बांका पुलिस के खिलाफ था। लोगों की माने तो पिछले दिनों शंकरपुर के करीब अपराधियों ने बम विस्फोट किया था, जिसके बाद एक आरोपी को लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया था। बाद में पुलिस ने उसे छोड़ दिया, जिसके खिलाफ लोगों ने हंगामा किया। हम लोग एक
अपराधी को जो बमबाजी करने वाला व्यक्ति था, बमबाजी किया, घटना किया और उसमें से हम लोग एक अपराधी को पकड़े। अपराधी को पकड़ने के बाद प्रशासन को हम लोग ने सूचित किया, प्रशासन भी आए और उसके बाद जो है प्रशासन को जब उसको दिए तो बोला कि हम लोग कार्रवाई करेंगे। प्रशासन उसको सेम डे ही छोड़ दिया उसी दिन, जबकि उस अपराधी ने कई लोगों का नाम बताया। अपराधी कहाँ का था? सारा खड़ियारा का था। अब सवाल है कि बांका पुलिस ने आरोपी को क्यों छोड़ा, यह बड़ा सवाल पुलिस को लेकर। आखिर बम विस्फोट के आरोपी के साथ पुलिस सॉफ्ट क्यों? न्यूज़ 18 सवाल पूछ रहा है पुलिस से। बांका पुलिस ने आरोपी को आखिर क्यों छोड़ा, किस आधार पर आरोपी को छोड़ा गया, जिसे लेकर लोगों में गुस्सा है। बम विस्फोट के आरोपी के साथ पुलिस सॉफ्ट क्यों है, क्यों इतनी नरमी बरती गई? बमबाजी मामले में पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की? आगे बढ़ते हैं। बिहार में शराबबंदी है, शराब पीना और बेचना दोनों पर पूरी तरह से प्रतिबंध है, लेकिन कोई ऐसा दिन नहीं है जब बिहार शराब पकड़े जाने की खबर से सुर्खियों में ना आया हो। आज भी कई जगहों से बिहार में शराब की बड़ी खेप पकड़ी गई। सिवान पुलिस ने एक लग्जरी गाड़ी से करीब 30 लाख की विदेशी शराब जब्त की। शराब माफिया लगातार यूपी से बॉर्डर के रास्ते सिवान में शराब की तस्करी कर रहे हैं। आज पुलिस ने चेकिंग के दौरान उत्तर प्रदेश से सिवान आ रही एक लग्जरी गाड़ी को बिना नंबर पकड़ा। पुलिस ने गाड़ी रोककर जब जांच की तो उसमें 40 पेटी देशी और 21 पेटी विदेशी शराब थी। पुलिस ने शराब सहित ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया है। और सवाल यही है कि शराब की बड़ी खेप यूपी से सिवान किसने मंगाई थी? ये शराबबंदी के बावजूद इतनी बड़ी तस्करी कैसे हो जाती है? शराब की बड़ी खेप यूपी से सिवान किसने मंगाई थी? और जब्त की गई लग्जरी गाड़ी किसकी है? क्योंकि ड्राइवर गिरफ्तार हुआ है। सवाल है कि लग्जरी गाड़ी है किसकी? 30 लाख रुपए की शराब कहां खपाई जानी थी और कौन मंगवाता है इतनी कीमत की शराब? सरगना कौन है? क्या सरगने तक पहुंच पाएगी पुलिस? जाहिर है बिहार में शराब माफिया शराबबंदी कानून को ठेंगा दिखाकर शराब की तस्करी में जुटी हैं। दो तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं और देखिए, दो तस्वीरों में आप देखिएगा, ये तो सिवान की तस्वीर है, 30 लाख की विदेशी शराब जब्त की गई। लेकिन आरा की तस्वीर भी आप देख रहे हैं जहां पुलिस ने 50 कार्टन विदेशी शराब जब्त की है। पुलिस की आंखों में धूल झोंकने के लिए तस्कर मोपेड गाड़ी के जरिए शराब की तस्करी कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने तस्करों की चालाकी पकड़ ली। हालांकि तस्कर भागने में कामयाब हो गया। मुजफ्फरपुर के कोढ़नी ब्लॉक ऑफिस के सामने बाढ़ पीड़ितों ने जमकर हंगामा किया। मोहम्मदपुर मुबारक पंचायत में वार्ड नंबर 1 से 10 तक के लोगों ने बाढ़ पीड़ितों की सूची में शामिल करने की मांग की। ग्रामीणों का आरोप है कि अभी तक अंचल की ओर से सर्वे तक का काम नहीं किया गया। बाढ़ पीड़ितों के समर्थन में पंचायत प्रतिनिधि भी प्रदर्शन में शामिल हुए। दानापुर में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। गंगा का पानी दियारा के कुछ इलाकों में घुस भी चुका है, लिहाजा दियारा के लोग खतरे की आशंका से सहमे हुए हैं। दियारा के 6 पंचायतों को बाढ़ का डर सताने लगा है। दानापुर पीपा घाट से हालात का जायजा लिया सहयोगी अमरजीत शर्मा ने। गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और आज भी गंगा का जलस्तर बढ़ा है, जिसकी वजह से जो है दानापुर दियारा को फिर से बाढ़ का खतरा दिखने लगा है। आप देख सकते हैं कि कितनी पानी जो है भर गई है। इधर जो है कुछ दिनों में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ा है और लोग जो है उससे जो है डरे हुए हैं कि कहीं बाढ़ का खतरा फिर से दोबारा ना बन जाए। यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, आप देख सकते हैं ये घाट पे मौजूद हैं। लोग जो है अपने गांव जाने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं, नाव का इंतज़ार कर रहे हैं और यहाँ इन लोगों से जानते हैं कि किस तरह से जो है जो गंगा दियारा का जो है क्या हाल है और किस तरह की स्थिति बनी हुई है। किस तरह का है? कासिम चौक, पानापुर, मानस, अकीलपुर, हेतनपुर के ढाब में पानी घुस गई है सर। एक अलावा और कहीं हरसाम चौक नीचे हो गया है। दियर की स्थिति खराब है। क्या स्थिति बना हुआ, कितना खतरा बना हुआ है?
तो हर साल का यही नतीजा होता है। और सेंट्रल और बिहार सरकार जो पैसा देता है ना, जो आपदा प्रबंधक गांधी मैदान एडीएम से आता है, वो हमारे ब्लॉक में ही रह जाता है, ब्लॉक से बाहर नहीं निकलता है। ब्लॉक के बाहर इन लोग के पास जो है आपदा प्रबंधन विभाग का जो सहायता राशि होती है इन लोग के पास नहीं पहुंच पाता है। इन लोगों का कहना है कि वो जो राशि है दियारा तक नहीं पहुंच पाता है। कितना खतरा बना हुआ है अभी दियारा के लोगों के लिए जब गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है? अभी तो खतरा कुछ कम है, लेकिन थोड़ा सा 1-8 फीट और पानी बढ़ेगा तो पूरा दियारा का लोगों का प्लान शुरू हो जाएगा। अभी तक तो बचा हुआ है, लेकिन कुछ दिन में ऐसा लगता है कि हर आदमी का प्लान शहर की ओर निश्चित है। फीट गंगा का जलस्तर में अगर विस्तार हुआ तो गंगा के दियारा के रहने वाले लोगों का जो पलायन है वो एक बार फिर से शुरू हो जाएगा। फिलहाल जो स्थिति है, गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और इसके वजह से लोग डरे हुए हैं। दानापुर से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा। और आइए आपको बताते हैं बिहार में इस वक्त बाढ़ का कितना कहर है और बाढ़ पीड़ितों के लिए सरकार की ओर से क्या खास इंतजाम किए जा रहे हैं। बिहार में 16 जिले बाढ़ से इस वक्त प्रभावित हैं। 83,62,000 से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं 16 जिलों में। और अब तक पूरे बिहार में 27 लोगों की मौत हो चुकी है बाढ़ के कारण। सबसे ज्यादा 11 लोगों की मौत दरभंगा जिले में हुई। बाढ़ से ज्यादा तबाही, 88 मवेशी बाढ़ के पानी में बह चुके हैं जो तबाही हुई है उसमें। और वहीं रेस्क्यू के लिए, बचाव के लिए एसडीआरएफ की 13 टीमें तैनात की गई हैं, जबकि एनडीआरएफ की 8 टीमें बाढ़ के इलाकों में तैनात की गई हैं। इसके अलावा अब तक 13,22,691 लोगों तक सहायता राशि पहुंचाई गई है। हर परिवार को 6,000 रुपए सरकारी मदद मुहैया कराई जा रही है और 793 करोड़ से ज्यादा राशि बाढ़ पीड़ितों तक पहुंची है। गोपालगंज में गंडक का जलस्तर कम होने के साथ ही कटाव तेज हो गया है। सबसे ज्यादा प्रभावित कुचायकोट का विशंभरपुर गांव है। मौके से जायजा लिया हमारे सहयोगी मुकेश कुमार ने। गोपालगंज में गंडक का जलस्तर लगातार कम हो रहा है और जिससे बाढ़ प्रभावित जो इलाके हैं वहाँ पर गंडक का जो पानी है वो कम हो गया है। लेकिन यहाँ पर गंडक का जलस्तर कम होने से देखेंगे कि कटाव तेज हो गया है। और अभी हम आप पहुँचे हैं कुचायकोट के काला मटनिया का ये विशंभरपुर का वो इलाका है जहाँ पर कि कई दिनों से कटाव तेज हो रहा है यहाँ पर। और कटाव की वजह से यहाँ पर जो बता रहे हैं लोग कि जो सैकड़ों जो घर हैं वो घर गंडक नदी में विलीन हो गया। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर कटाव को रोकने के लिए जल संसाधन विभाग की टीम के द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। और हम यहाँ पर जो स्थानीय विधायक आए हुए हैं पप्पू पांडे, इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि जरा एक मिनट इधर आइएगा कि वो अभी यहाँ पर कटाव का जायजा ले रहे हैं और अभी कटाव का यहाँ पर क्या पोजीशन है और कटाव को लेकर के क्या कदम उठाए जा रहे हैं। हम खुद बात करते हैं, यहाँ पर जाने की कोशिश करते हैं। सर अभी कौन जगह है जहाँ पर सर आप कटाव से हम लोग काला मटिहनिया में है, विशंभरपुर काला मटिहनिया। वो जो सामने जो दिखाई दे रहा है वो दुर्गा सिंह का जो टावर है वहाँ से कटाव शुरू हुआ है। पहले तो हमको लगता है कि अभी हमको लगता है कि 100 फीट अंदर इधर कटाव किया है क्या जी मुखिया जी? 500 से 600 लगे हुए हैं, अधिकारी लोग लगे हुए हैं। थोड़ा और इन लोगों को तत्पर हो जाना चाहिए, इसलिए कि हर साल ये कटाव बढ़ते जा रहा है। अब कितना हमको लगता है कि 20 किलोमीटर हम लोग पहले अपना विधानसभा क्षेत्र पड़ता था, अब धीरे धीरे हर साल कटते कटते देखिए यहाँ आ गया है। पांडे का कहना है कि कटाव को रोकने के लिए जो कारगर कदम है वो उठाए जा रहे हैं और वो इसको लेकर के गोपालगंज के डीएम से लेकर जल संसाधन विभाग के अधिकारियों से भी वो बात करेंगे। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। आगे बढ़ते हैं, रुख करते हैं झारखंड का। झारखंड में कल से शर्तों के साथ बस सेवा शुरू होने जा रही है। फिलहाल ये बसें सिर्फ राज्य के अंदर ही चलेगी, लेकिन इसके लिए यात्रियों को दोगुना भाड़ा चुकाना पड़ेगा, क्योंकि 2x2 बसों में अकेले सफर करने के बावजूद बगल की सीट भी उसी यात्री को रिजर्व करना पड़ेगा, ताकि बस में भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जा सके और कोरोना के खतरे से बचा जा सके। वहीं सरकार से बस परिचालन बंद रहने के चलते तीसरे क्वार्टर का टैक्स 7 दिन में माफ करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। झारखंड बस ऑनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कहा कि सरकार अगर 7 दिनों में टैक्स माफी का फैसला नहीं लेती है तो बस मालिक 16 सितंबर से हड़ताल पर चले जाएंगे, क्योंकि कोरोना काल में बस संचालकों की आर्थिक हालत खराब हुई है। बस की कैपेसिटी है उसका हाफ, आधे पर बस चलनी है। अगर 50 सीटर बस है तो 25 पैसेंजर्स हैं, 30 है तो 15 है।
तो उसी हिसाब से जितनी भी कैपेसिटी है उसके हाफ पर बसें चलेंगी। लॉकडाउन हुआ था और आज के डीजल में 14 से 15 रुपया का बढ़ोतरी हो गया है। हम लोग उसको अलग कर दे रहे हैं, किनारे कर दे रहे हैं, हम लोग भाड़ा नहीं बढ़ाएंगे। चूंकि सरकार ने हमको निर्देश दिया है कि आप आधा पैसेंजर लेके चलिएगा, 2 सीट में 1 पैसेंजर लेके चलिएगा, तो हम 2 सीट का यात्री से पैसा लेंगे। जैसे 15 दिन बाद 20 दिन बाद सरकार बोलेगा कि फुल सीट लेके चलिए, 1 पैसेंजर का 1 सवारी लेने लगेंगे, तो हम भाड़ा नहीं बढ़ा रहे हैं। तो कल से झारखंड में बस सेवा शुरू होने वाली है। जानना जरूरी है कि गाइडलाइन के मुताबिक आपको यात्रा के दौरान क्या क्या सावधानी बरतनी होगी। सबसे पहली बड़ी बात, यात्री को बगल की सीट भी रिजर्व करनी पड़ेगी, यानी आपको जेब थोड़ी ढीली करनी पड़ेगी ज्यादा सीट के लिए। सीट के अनुपात में आधी संख्या में ही लोग सफर करेंगे। अगर 38 सीट है, 30 सीट के है तो 15 लोग सफर करेंगे। कोरोना पॉजिटिव को यात्रा की अनुमति नहीं होगी। रिपोर्ट नेगेटिव के बाद ही यात्रा की अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा यात्रियों को मास्क, फेस कवर और ग्लव्स लगाना जरूरी होगा। ड्राइवर और कंडक्टर को मास्क के साथ साथ फेस शील्ड पहनना अनिवार्य होगा। यात्रा के दौरान धूम्रपान, पान, गुटखा, खैनी खाना प्रतिबंधित रहेगा और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। साथ ही आरोग्य सेतु ऐप को इंस्टॉल करना होगा जो भी यात्री सफर करेंगे। यात्रा करने वालों का पता और मोबाइल नंबर भी दर्ज करना होगा। खबरें अभी और भी हैं, जल्द लौटते हैं। खबर सुपौल से, यहां लाखों रुपए की दवाइयां फेंक दी गई। इनमें से कई दवाइयां ऐसी हैं जो एक्सपायर भी नहीं हुई हैं। फेंकी गई दवा में आयरन की सिरप और सलाइन की बोतलें शामिल हैं। मामला त्रिवेणीगंज अनुमंडल अस्पताल का है, जिसका भवन बनाया जा रहा है और पुरानी बिल्डिंग को तोड़ा जा रहा है। पुराने भवन में जो दवाइयां रखी थी उसे फेंक दिया गया। स्थानीय लोगों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया तो अस्पताल के मैनेजर ने इस बारे में पूछे जाने पर चुप्पी साध ली। आयरन सिरप है जो 2021 में एक्सपायर होना है और इसको कचरे के ढेरे में फेंका जा रहा है। ये 2021 का और ये एक्सपायर किया हुआ पानी, लगभग 3 से 4 लाख का दवा जनहित का गला घोट के ये लोग इस कचरे में देने का काम कर रहे हैं। मैनेजर साहब 1 मिनट, 2021 में जो आयरन सिरप एक्सपायर होगा उसे अभी क्यों फेंका जा रहा है? मैनेजर साहब, वर्ष 2021 में जो आयरन सिरप एक्सपायर होगा उसे अभी क्यों फेंका जा रहा है? लाखों रुपये के दवाई को क्यों फेंका जा रहा है? जमशेदपुर के सबसे बड़े एमजीएम अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगा है। अस्पताल में जमीन पर लिटाकर मरीज के इलाज का आरोप लगा, साथ ही इलाज में लापरवाही का आरोप लगा है। मरीज के परिजनों ने कहा कि इलाज में लापरवाही से ही मरीज की मौत हो गई। हालांकि अस्पताल प्रबंधन ने लापरवाही से इनकार किया है। जायजा लिया संवाददाता आशीष तिवारी ने। कोल्हान के सबसे बड़े एमजीएम अस्पताल में एक फिर शर्मनाक घटना सामने आई है। मैं नज़ारा दिखाना चाहूँगा। ये आप देख सकते हैं कि कोल्हान का सबसे बड़ा एमजीएम अस्पताल है। ऐसे तो कोल्हान का सबसे बड़ा एमजीएम अस्पताल अपनी कई कारनामों से सुर्खियों में रहता है, मगर एक घटना जो हुई है वो काफ़ी शर्मनाक। मेरा भाई के जो फीवर हो गया था, फीवर होने के बाद में हम यहाँ पर ही लेके आए। ठीक है, लेने के आने के बाद में हम डॉक्टर साहब को चिल्लाते रह गए, डॉक्टर साहब हमको जो बेड दीजिए, हमारा भाई को उतरना है। ठीक है, डॉक्टर साहब बोलते हैं कि नहीं यहाँ पर ही लेके आओ तब हम ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, हम भाई को हम उतार के हम लेके गए इमरजेंसी वार्ड में, जहाँ बेड हमको नहीं मिला। ठीक है, बेड नहीं मिलने के कारण जो है ना फर्श पर लौटा के जो है ना ट्रीटमेंट कराया गया, जहाँ पर जो है ना उनको जो है मुक्त घोषित कर दिया गया। कह रहे हैं मरीज के जो परिजन हैं वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो एमजीएम अस्पताल में शर्मनाक घटना हुई है, ना कि स्ट्रेचर मिला है, ना ही बेड मिला है, ना ही डॉक्टर आए हैं और तड़प के जो मरीज है उसने अपनी जान दे दी। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। मरीज को जब लाया गया उस समय प्रथम दृष्टया लगा कि मरीज जीवित नहीं है, तो इसकी पुष्टि के लिए सबसे पहले चूँकि बेड नहीं था और कंडीशन काफ़ी इमरजेंट था जो तत्काल करना था, तो तुरंत जहाँ पे मरीज़ था उसी जगह ज़मीन पे लिटा के तुरंत ईसीजी किया गया ताकि ये देखा जा सके कि मरीज मृत है या जीवित।
सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर स्वर्ण रेखा परियोजना के तहत डैम बनवा रही है, लेकिन अधिकारी छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज कर रहे हैं। घाटशिला के गालूडी बराज पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए, लेकिन अब तक बराज के 18 में से किसी एक गेट में भी सायरन नहीं लगाया गया, जबकि पदाधिकारियों का निर्देश है कि बराज में 92 मीटर से अधिक पानी होने पर 2 से 3 गेट खोल दिया जाए और बराज का गेट खोलने से पहले इलाके के लोगों को अलर्ट करने के लिए सायरन बजाने का प्रावधान है। लेकिन सायरन नहीं लगाने की वजह से कर्मचारी बेधड़क बिना किसी पूर्व सूचना और अलर्ट के ही बराज के गेट खोल देते हैं। चीज़ों को लेकर 1 करोड़ 20 लाख का एक प्रोजेक्ट था और हमने एक दिन गए थे, देखा कि नहीं है, तो इसको हम अपना इसमें बुलाए पर्सनल ध्यान आकर्षण समिति के माध्यम से हम बुलाए थे और उसमें वो लोग जवाब दिया कि हम लोग सब लगाए, लेकिन जब स्पॉट पर गए थे लेकिन कुछ नहीं था, केवल डेंटिंग बंटिंग तो ज़रूर हुआ है, न बत्ती है न घंटी है न कुछ है। कल यानी 1 सितंबर से पूरे देश में जेईई मेंस की परीक्षा होनी है। इसे लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज कर दी गई है। पटना में 20 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्रों में ऑनलाइन परीक्षा ली जाएगी। राजधानी के आशियाना दीघा रोड में एक ऐसे ही परीक्षा सेंटर का जायजा लिया हमारे संवाददाता अमित कुमार ने। 1 सितंबर से 6 सितंबर तक पूरे देश में ये इसका जो है एग्ज़ाम होना है और इसको लेकर के जो है तैयारी मुकम्मल की गई है। जो गाइडलाइन जारी किए गए हैं शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, उसका अनुपालन पटना के भी सेंटर्स पे किया जा रहा है। पटना में तकरीबन 20 सेंटर बनाए गए हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ यहाँ पे, जो देख सकते हैं आशियाना दीघा रोड स्थित जो है ये सेंटर है और इस सेंटर पे भी जो है वो तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। जो SOP जारी किए गए हैं, जो गाइडलाइन जारी किए गए हैं, उसका अनुपालन यहाँ पे कराया जाएगा और हैंड सैनिटाइजर से लेकर के मास्क लगाना जो अनिवार्य है उसको लेकर के भी यहाँ पे तैयारी की गई है। और ये स्काईटेक नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड जो है ये सेंटर है और यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से सिटिंग अरेंजमेंट्स किए गए हैं। जो चूँकि शिक्षा मंत्रालय के द्वारा ये गाइडलाइन जारी किया गया है कि सोशल डिस्टेंस जो है वो बिल्कुल होना चाहिए, तो उसको देखते हुए यहाँ पे जो सिटिंग अरेंजमेंट है, एक चेयर छोड़ के दूसरे चेयर पे जो लोग हैं वो बैठेंगे और जो अभ्यर्थी हैं उनको कोई तरह की परेशानी न हो, तो इस बात का भी यहाँ पे खासा ध्यान रखा गया है। और यही वजह है कि इस सेंटर पे पूरे तौर पे कह सकते हैं तो सैनिटाइजेशन का काम पूरा कर लिया गया है। साफ़ सफाई जो है वो मुकम्मल कर ली गई है। जो अभ्यर्थी आएंगे एग्ज़ाम देने उन्हें तकरीबन 1 घंटा पहले यहाँ आने की जो है वो बात कही गई है। तो यहाँ हर टेबल के सामने आप देख सकते हैं कि CCTV जो है वो लगाई गई है और लाउड स्पीकर्स भी लगाए गए हैं और इसका पूरा मॉनिटरिंग जो है वो यहाँ पे जो एग्जामिनेशन कंट्रोलर है उनके द्वारा किया जाएगा। और इस बात का जो है पूरे तौर पे फोकस किया गया है इस बात पे कि जो अभ्यर्थी हैं उन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो। उसके अलावा सिटिंग अरेंजमेंट जो है वो भी मुकम्मल हो और सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखते हुए हो। तो इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे जो है यहाँ जो है तैयारी कर ली गई है। अब इंतज़ार है कि कल जब यहाँ पे अभ्यर्थी आते हैं, एग्ज़ाम देने आते हैं, तो उन्हें जो है किस तरह से इन सुविधाओं को दिया जाए। तो इन तमाम बातों का ध्यान रखते हुए जो है वो तैयारी यहाँ पे की गई है। कैमरा पर्सन नीलमणि के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।